1 जून 2025 से भारत में वित्तीय बदलाव। जाने क्या है नया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 जून 2025 से भारत में लागू हुए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और कर संबंधी बदलावों के बारे में। ये परिवर्तन न केवल हमारे व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को भी एक नया मोड़ देते हैं। इन बदलावों को समझना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर ढंग से प्लान कर सकें और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकें। सरकार समय समय पर ऐसे कदम उठाती है जिससे पारदर्शिता बढ़े, कर प्रणाली सरल हो और आम नागरिक को इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये नए नियम क्या हैं, इनका आप पर और मुझ पर यानी हम सब पर क्या असर पड़ेगा। हम आयकर स्लैब में हुए बदलावों को समझेंगे, जानेंगे कि एनआरआई बंधुओं के लिए क्या खास फायदे लाए गए हैं और निर्यातकों को किस प्रकार की राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा ईपीएफओ में क्या नया है, क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या परिवर्तन हुए हैं और आधार अपडेट की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जानकारी ही बचाव है और सही जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन जटिल वित्तीय विषयों को सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं, ताकि हर कोई इन्हें आसानी से समझ सके। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप इन बदलावों का पूरा लाभ उठा सकें और अपने वित्तीय स्वास्थ्य को और भी मजबूत कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि 1 जून 2025 से हमारे वित्तीय जीवन में क्या कुछ नया और महत्वपूर्ण जुड़ने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आयकर में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की, जो हम सभी वेतनभोगी और करदाताओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने नई कर व्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाते हुए कर मुक्त आय की सीमा को बढ़ा दिया है। जी हां, अब नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह निश्चित रूप से छोटे करदाताओं और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम में थोड़ी वृद्धि होगी। इस बदलाव का सीधा असर आपकी बचत और खर्च करने की क्षमता पर पड़ेगा, इसलिए इसे ध्यान से समझना आवश्यक है। यह कदम अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक प्रयास भी है। अब बात करते हैं नई कर दरों की। यदि आपकी आय 4 लाख रुपए से अधिक है, तो नई दरें इस प्रकार लागू होंगी। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। इसके बाद 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% की दर से टैक्स देना होगा। अगर आपकी आय 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए के बीच है, तो टैक्स की दर 15% होगी और 15 लाख 1 रुपए से 24 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। अंततः 24 लाख 1 रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर उच्चतम दर यानी 30% टैक्स लागू होगा। इन स्लैब्स को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी टैक्स देनदारी का सही आकलन कर सकें और अपनी वित्तीय योजना उसी के अनुसार बना सकें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपका टैक्स नई व्यवस्था के अनुसार ही काटा जाएगा। हालांकि सरकार ने करदाताओं को यह सुविधा दी है कि वे चाहें तो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कटौतियों और छूटों का लाभ मिलता है। आपको अपनी आय, निवेश और बचत की आदतों के आधार पर यह तय करना होगा कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था अधिक फायदेमंद है। इसके लिए आप किसी वित्तीय सलाहकार से भी परामर्श ले सकते हैं या ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई बंधुओं के लिए लाए गए एक खास वित्तीय लाभ की। सरकार ने एनआरआई निवेशकों को एक बड़ी राहत देते हुए इक्विटी शेयरों पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गणना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार एनआरआई अब अपने इक्विटी निवेशों पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गणना करते समय मुद्रा विनिमय दर यानी फॉरेक्स रेट में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल कर सकते हैं।
यह एक स्वागत योग्य कदम है जो एनआरआई निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार को और अधिक आकर्षक बना सकता है। इस बदलाव का सीधा मतलब यह है कि जब कोई एनआरआई भारतीय इक्विटी शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाता है तो उस मुनाफे पर लगने वाले टैक्स की गणना अब अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। पहले रुपए और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर में होने वाले बदलावों का पूरा लाभ शायद उन्हें नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी वास्तविक कमाई पर असर पड़ता था। लेकिन अब इस फॉरेक्स फ्लक्चुएशन बेनिफिट के कारण यदि रुपये के मूल्य में गिरावट आई है तो उनकी कर देनदारी कम हो सकती है, क्योंकि उनके विदेशी मुद्रा में परिवर्तित लाभ पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह नियम विशेष रूप से उन एनआरआई के लिए फायदेमंद होगा जो लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजारों में निवेश करते हैं। इस कदम से न केवल एनआरआई निवेशकों को फायदा होगा, बल्कि भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। जब निवेशकों को यह विश्वास होता है कि उनकी कमाई का सही आकलन होगा और उन्हें मुद्रा जोखिम से कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी, तो वे अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह नियम पारदर्शिता भी बढ़ाता है और एनआरआई समुदाय के बीच भारत में निवेश के प्रति सकारात्मक भावना पैदा करता है। इसीलिए यदि आप एक एनआरआई निवेशक हैं, तो इस नए नियम को समझना और अपने वित्तीय सलाहकार से इस पर चर्चा करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए अब रुख करते हैं देश के निर्यातकों की ओर, जिनके लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। खुशी की बात यह है कि निर्यातकों को उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों पर लगने वाले विभिन्न छिपे हुए करों और शुल्कों की वापसी के लिए बनाई गई RODTEP योजना को 1 जून 2025 से फिर से शुरू कर दिया गया है। यह योजना कुछ समय के लिए स्थगित थी, लेकिन अब इसकी पुनः शुरुआत से निर्यात क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। RODTEP योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। होता यह है कि जब कोई उत्पाद निर्यात किया जाता है तो उस पर कई ऐसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क और कर लगे होते हैं जिनका सीधा रिफंड नहीं मिल पाता, जैसे कि ईंधन पर वैट, बिजली शुल्क या मंडी टैक्स आदि। ये छिपे हुए कर उत्पाद की लागत को बढ़ा देते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ जाती हैं। RODTEP योजना इन सभी अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों की पहचान करके उन्हें निर्यातकों को वापस करती है, जिससे उनकी लागत कम होती है और वे बेहतर मूल्य पर अपने उत्पाद बेच पाते हैं। यह मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में मदद करता है। इस योजना के पुनः शुरू होने से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इनमें वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और कृषि उत्पाद प्रमुख हैं। ये सभी क्षेत्र भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। RODTEP से मिलने वाली राहत इन उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और नए बाजारों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कुल मिलाकर यह कदम न केवल निर्यातकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह देश के व्यापार घाटे को कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय परिवर्तनों पर नजर डालते हैं जो 1 जून 2025 से प्रभावी हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की, जिसने अपनी डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने तथा सदस्यों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए EPFO 3.0 लॉन्च किया है। इस नए संस्करण का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, दावों का तेजी से निपटान करना और सदस्यों को उनके PF खाते से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करना है। उम्मीद है कि EPFO 3.0 से पारदर्शिता बढ़ेगी और लाखों कर्मचारियों के लिए PF संबंधी कामकाज अधिक सुगम हो जाएगा, जिससे वे अपनी सेवानिवृत्ति बचत का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। कई प्रमुख बैंकों जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े लाभों, शुल्कों और रिवॉर्ड पॉइंट्स की नीतियों में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव कार्ड के प्रकार और बैंक की नीति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए यदि आप इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड धारक हैं,
तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बैंक द्वारा भेजी गई सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें या उनकी वेबसाइट पर जाकर नवीनतम शर्तों और नियमों की जानकारी प्राप्त करें। इससे आप किसी भी अप्रत्याशित शुल्क से बच सकते हैं और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का सही उपयोग कर पाएंगे। अंत में आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को TDS प्रमाण पत्र यानी फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि 15 जून है। फॉर्म 16 एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें आपकी आय और उस पर काटे गए TDS का पूरा विवरण होगा और यह आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक है। तो सुनिश्चित करें कि आपको अपने नियोक्ता से 15 जून तक फॉर्म 16 मिल जाए ताकि आप समय पर और सही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकें और किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन से बच सकें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो सीधे तौर पर हम सभी नागरिकों से जुड़ी है, वह है आधार कार्ड के विवरण को अपडेट करने से संबंधित। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निवासियों को अपने आधार विवरण जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को निःशुल्क अपडेट करने की जो सुविधा दी जा रही थी, उसकी अंतिम तिथि जून महीने में समाप्त हो रही है। यह एक सुनहरा अवसर है अपने आधार में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने या पुरानी जानकारी को नवीनतम जानकारी से बदलने का, और वह भी बिना किसी शुल्क के। इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। आधार कार्ड आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। लगभग हर सरकारी योजना का लाभ उठाने, बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने, आयकर रिटर्न दाखिल करने और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आधार की आवश्यकता होती है। यदि आपके आधार में दी गई जानकारी पुरानी या गलत है, तो आपको इन सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाई हो सकती है या आप इनसे वंचित भी रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या गलत लिंक है, तो आपको OTP आधारित सेवाओं में परेशानी होगी। इसी तरह पते में गलती होने पर महत्वपूर्ण सरकारी पत्र या सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि कृपया अपने आधार विवरण की जांच करें और यदि कोई भी जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता है, तो जून में समाप्त हो रही इस निःशुल्क सेवा का लाभ अवश्य उठाएं। आप यह अपडेट UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स यानी नाम, पता, जन्मतिथि आदि को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। इस अंतिम तिथि को गंभीरता से लें और अपने आधार को अपडेटेड रखें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे 1 जून 2025 से लागू हुए कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और कर संबंधी बदलाव। हमने आयकर की नई दरों और व्यवस्था को समझा, NRI भाई बहनों के लिए फॉरेक्स लाभ की बात की और निर्यातकों को अरोडी-टेप योजना से मिलने वाली राहत पर भी चर्चा की। साथ ही हमने EPFO 3.0, क्रेडिट कार्ड के नए नियमों, फॉर्म 16 की अहमियत और आधार अपडेट की अंतिम तिथि जैसे कई अन्य जरूरी पहलुओं को भी छुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन बदलावों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। इन वित्तीय नियमों और बदलावों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी बचत, निवेश और दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। सही जानकारी होने पर हम न केवल संभावित परेशानियों से बच सकते हैं, बल्कि इन बदलावों का लाभ उठाकर अपनी वित्तीय स्थिति को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। याद रखिए, वित्तीय साक्षरता आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। यदि आपको किसी भी बिंदु पर कोई शंका हो या अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो किसी वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श लेने में संकोच न करें। वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बदलाव जीवन का नियम है और वित्तीय जगत में भी यह निरंतर होता रहता है। हमारा काम है इन बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और सूचित रहना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे चैनल LB को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। आपके
समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।